We will start new chapter number 4, chemical bond or chemical bonding. ठीक है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है ये आपका। जैसा कि मैंने बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, यदि आपको केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यदि आपको ये दो यूनिट जो हैं यदि प्रॉपर तरीके से यदि आपको आती हैं तो इनऑर्गेनिक आपके लिए बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा, बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्ड एंड different causes of formation of chemical bond. जैसे कि हमने बोला कि केमिकल बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between different constituents क्या होंगे, एटम्स और आयंस। प्रैक्टिकली क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। सो अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स टू hold them together as a stable molecule is called chemical bond. इसको हम क्या बोलते हैं, chemical bond. A force of attraction between the different constituents or different atoms to hold them together as a stable molecule is called chemical bond. ठीक है, now what are the different causes of formation of chemical bond? ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ केमिकली कंबाइन क्यों होता है, टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जब एक एटम दूसरे एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है, एटम ऑफ वन एलिमेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, तो वो अप्रोच या एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, एक दूसरे से कंबाइन होने की जो टेंडेंसी होती है, वो टेंडेंसी ही क्या बनाती है, केमिकल बॉन्ड बनाती है। बट वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी क्यों रखते हैं, टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए क्या करता है, कोई भी एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के डिफरेंट एटम से क्या करता है, केमिकली कंबाइन होता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेस, causes of formation of chemical bond। पहला रीजन जो मैंने बताया, when an atom interact with the atom of another element or same kind of atom, either it lose their electron, either it gain its electron, or either share its electron with the atoms of another element to acquire a nearest noble gas configuration। जैसा ही उसका configuration कैसा हो जाएगा, नोबल गैस के जैसा, जो उसकी नियरेस्ट नोबल गैस है उसके जैसा, उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एक्सेप्शन की बात करें तो हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइदर इट हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट द डुप्लेट और आइदर इट हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सो पहला रीजन क्या है, टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। टेंडेंसी टू एक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन in its
outermost shell. As it require 8 electron or 2 electron in its outermost shell, it is chemically inert. जब तक उसके outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं या उसके outermost shell में डुप्लेट नहीं फॉर्म हो जाता, तब तक वो क्या रहता है? केमिकली रिएक्ट। कैसा रहता है? केमिकली रिएक्टिव रहता है। किसी एक एटम से, कोई भी एलिमेंट का एक एटम दूसरे एटम से केमिकली कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है जब तक उसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसा नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता है? केमिकली रिएक्ट होने की टेंडेंसी रखता है। अब दूसरा रीजन क्या है? एज वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि कोई भी एक एटम दूसरे एटम से केमिकली कंबाइन क्या हो रहा है? टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और टू एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, टू एक्वायर ऑक्टेट इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल। इज इट क्लियर? जब अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी आपका केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक एटम दूसरे एटम से क्या कर रहा है? दूसरे एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है, उससे इंटरेक्ट करने की टेंडेंसी बना रहा है। तो बेसिकली यही हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? दो एटम या दो या दो से ज्यादा एटम्स को केमिकली कंबाइन कर रहे हैं या उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बाइंड कर रहे हैं। तो जब एक एटम दूसरे एटम की तरफ अप्रोच करता है तो क्या होता है? एज वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड अराउंड इट इन द डिफरेंट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। तो जैसे एक एटम है, ये एक एटम, इसके ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके अंदर डिफरेंट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ये एक एटम और ये दूसरा एटम जिसके ये इसका न्यूक्लियस और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब एक एटम दूसरे एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है तो क्या होता है? दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्शन होगा तो क्या होगा? यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो आपका बॉन्ड वीक बनेगा और एनर्जी क्या होगी? आपको बॉन्ड बनाने के लिए फोर्सफुली एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब भी एक एटम दूसरे एटम्स की तरफ अप्रोच करता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म द केमिकल बॉन्ड, ओवरऑल देयर इज अ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होना चाहिए। मतलब जब भी आपका फोर्स कैसा हो? अट्रैक्टिव हो, क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब भी एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ओवरऑल जो सिस्टम बनेगा, दैट सिस्टम डिक्रीजेस इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जब भी आपका नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स मतलब सिस्टम एक दूसरे के साथ बाइंड है, इंटरैक्टिव है, तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी। तो जब भी कोई एक एटम दूसरे एटम से अप्रोच कर रहा है तो क्या होगा? ओवरऑल इस तरीके से अट्रैक्शन होगा, इस तरीके से केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कि ओवरऑल आपका जो नेट सिस्टम बनेगा उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में क्या आना चाहिए? डिक्रीमेंट आना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपका बॉन्ड कैसा बन रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स बन रहा है। तो ओवरऑल जब दोनों एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ओवरऑल आपका नेट फोर्स कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अट्रैक्टिव। एंड व्हेन देयर इज अ ओवरऑल डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, देन द नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव। एंड व्हेन द नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट मीन्स both the atoms or more than two atoms bind together.
जब आपका ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, तब आपका बॉन्ड कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और तभी आपका क्या बनेगा? केमिकल बॉन्ड बनेगा। यदि आपके रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हुए, इफ द रिपल्सिव फोर्सेस आर मोर पावरफुल, तो आपका केमिकल बॉन्ड नहीं बन पाएगा, क्योंकि इफ द नेट फोर्सेस आर रिपल्सिव, so what happened? Overall increase in the potential energy. क्या होगा? Overall increase in the potential energy, and that never form any chemical bond. तो जब भी आपका chemical bond बनेगा, always there is a decrease in the potential energy. Is that clear? So these are the two causes for the formation of chemical bond. Is that clear? ठीक है? कल के सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या रहता है, ठीक है, और व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड। कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड बनाने के लिए अप्रोच करता है, तो अप्रोच बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो दो रीजन से होती है। पहली, टू एक्वायर अ गेट इलेक्ट्रॉन और एक्वायर अ नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, and whenever an atom approaches to the another atom, there is overall decrease in the potential energy. क्या होना चाहिए? overall decrease in the potential energy. तो ये दो मेन कॉजेज होते हैं आपके इसके potential energy. Sorry, these are the two main causes of chemical bond. Is it clear? Is there any doubt? Is there any doubt to anyone in this part? आज हम डिस्कस कर रहे हैं, देखिए आज हमें डिस्कस करना है लुईस सिंबल एंड फर्स्ट अप्रोच फॉर द केमिकल बॉन्डिंग, दैट इज कॉसल-लुईस अप्रोच, एंड दिस थ्योरी इज also known as electronic theory of valency. This theory is also known as electronic theory of valency. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लुईस सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देखिए केमिकल बॉन्ड के लिए जो सबसे पहला जो थ्योरी डिस्कस किया था वो किया था कॉसल एंड लुईस ने, ठीक है, और उस थ्योरी को डिस्कस करने के लिए लुईस ने एलिमेंट्स के लिए क्या किए? कुछ सिंबल असाइन किए, और उन सिंबल्स को क्या बोला गया? लुईस सिंबल। क्या बोला गया? Lewis symbol. Now to write the Lewis symbol, what we are doing? To write the Lewis symbol of an element, we just write the symbol of an element along with its valence shell electrons. उस एलिमेंट का हम क्या लिखते हैं? जो सिंबल असाइन किया गया है, सिंबल क्या होता है? आइदर इट्स इंग्लिश नेम और आइदर इट्स लैटिन नेम। फर्स्ट लेटर ऑफ देयर इंग्लिश नेम, यदि दो एलिमेंट के फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम सेम होते हैं तो फर्स्ट लेटर फॉलोड बाय सेकंड लेटर। देखिए सिंबल्स के लिए आपने बेसिक रूल जो है वो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए हैं। तो लुईस सिंबल क्या होता है? टू राइट द लुईस सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, फर्स्ट वी राइट द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट अलोंग विद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या लिखते हैं उसके साथ? उसके सिंबल के साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को या तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? या तो डॉट से या फिर क्रॉस से। जैसे मैंने लिखा लिथियम, तो लिथियम, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है? 2,1, तो इसका लुईस सिंबल क्या हो जाएगा? ये लुईस। इलेक्ट्रॉन को या तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर क्रॉस से। फिर बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 है, 2,2, तो ये बेरिलियम, एक इलेक्ट्रॉन। फिर कार्बन, बोरॉन 5, 2,5, 2,3, तो बोरॉन 1, 2, फिर नेक्स्ट कार्बन 6, 2,4, तो कार्बन का लुईस सिंबल 8। नाइट्रोजन 7, 2,5, ये नाइट्रोजन 1,
2, 3, 4, 5. Then oxygen 2,6. 2, 4, 6. Chlorine 9. 2,7. Atomos cell में 7 लेना. 2, 4, 6 and 7. ठीक है. Then neon 2,8. तो इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. 2, 4, 6 और ये 8. Is it clear? लुईस सिंबल कैसे लिखे हैं? Any doubt in this part? Anyone? जैसे नेक्स्ट है सोडियम. सोडियम, तो सोडियम का लुईस सिंबल होगा Na और ये. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस तरीके से क्यों लिखा? देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 और 1. मैग्नीशियम का 2, 8 एंड 2. एल्यूमिनियम का 2, 8 एंड 3. सिलिकॉन 2, 8 एंड 4. सिंबल ऑफ द एलिमेंट अलॉन्ग विद इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वो उसका क्या होगा? लुईस सिंबल. फास्फोरस, यस सर. सिलिकॉन का क्या है? सिलिकॉन का 2, 8 एंड 4. सिलिकॉन में सिंबल क्या होंगे? सिलिकॉन का सिंबल और ये 4. आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन. फास्फोरस 5. 1, 2, 3, 4 और ये 5. सल्फर 2, 8 एंड 6. तो ये सल्फर 2, 4 और ये 6. क्लोरीन 2, 8 एंड 7. तो क्लोरीन का लुईस सिंबल 2, 4, 6 एंड ये 7. ठीक है. देन क्लोरीन के बाद आर्गन 2, 8, 8. ठीक है. इसके आउटरमोस्ट सेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है. 2, 4, 6. तो ये क्या बोले जाते हैं? लुईस. इज इट क्लियर? Yes, sir. Now we'll discuss electronic theory of valency, and this is also known as Courcelle-Lewis approach for the chemical bonding. Electronic theory of valency. This is also known as Courcelle-Lewis approach for chemical. ठीक है. Why it is known as electronic theory of valency? क्योंकि देखिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम दूसरे एटम से जब केमिकल बॉन्ड के लिए अप्रोच करता है, या दो एटम जब एक दूसरे से रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले. कितने इलेक्ट्रॉन कर ले? 8 इलेक्ट्रॉन. ये उनकी मेन टेंडेंसी होती है. और उसी टेंडेंसी, उसी वर्क को फुलफिल करने के लिए एक एटम दूसरे एटम से क्या करता है? अप्रोच करता है. तो पहला पॉइंट इस थ्योरी का जो पोस्टुलेट है उसका पहला पॉइंट क्या है? द वैलेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यस सर, थोड़ा आप अपना ये फोन थोड़ा क्लोज कर दोगे प्लीज? एक सेकंड. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी.